अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है सलाबो। एपिसोड 5। ना जाने कितनी रात गुजरी थी, मेरी आंखें गनूदा हो गई थी कि अचानक ठंडा बर्फ पानी मेरे ऊपर पड़ा। मैं हड़बड़ा कर उठ गया। कोई मेरे बिल्कुल नजदीक ही खड़ा था। मुझे उसकी टांगें नजर आ रही थी। पीछे हटकर मैंने दोनों कोहनियां जमीन पर टिका दी और उठ गया। मैंने रात की तारीकी में भी जागीरदार खान को पहचान लिया। वो मेरे बिल्कुल नजदीक ही खड़ा था। उठ जाओ शहनशाह, खून करने के बाद कितने इत्मीनान से सो रहे हो। जागीरदार खान की सरगोशी उभरी और मैं उठकर खड़ा हो गया। छोटे सरकार आप? अरे छोटे सरकार के चचा, निकल चल जल्दी यहां से। बड़ी मुश्किल से मैंने ये वक्त निकाला है। सुबह का सूरज तेरे लिए मुसीबतों का पैगाम लेकर आएगा। चल जल्दी कर। मैं जागीरदार खान के साथ बाहर निकल आया। बाहर मैंने उन दोनों आदमियों को औंधे पड़े देखा जो मेरी चौकीदारी के लिए मुकर्रर किए गए थे। मुझे अंदाजा नहीं हो सका कि उन्हें क्या हो गया है। या तो वो गहरी नींद सो गए थे या फिर किसी तरह उन्हें बेहोश कर दिया गया। मैंने उन पर तवज्जो नहीं दी और जागीरदार खान के साथ तेज तेज कदम उठाता हुए इमारत के अकबी हिस्से में आ गया। यहाँ चहार दीवारी थी जिसके साथ साथ दरख्त लगे हुए थे। जागीरदार खान ने मुझे सहारा देकर दीवार पर चढ़ाया और सरगोशी के अंदाज में बोले, दूसरी तरफ घोड़ा मौजूद है, तुम उस पर बैठकर डाक बंगले पहुंच जाओ। और सुनो, डाक बंगले पहुंचकर घोड़े को 2-4 चाबुक रसीद कर देना और उसे दूर भगा देना। घोड़ा डाक बंगले के अतराफ में नहीं मिलना चाहिए। तुम वहां छुपे रहो। अहमद चचा किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताएंगे। मैंने उन्हें हदायत कर दी थी। कल दिन में या फिर रात को किसी वक्त मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें शहर ले जाऊंगा। समझे? होशियार रहना। किसी को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैंने गर्दन हिला दी और फिर दूसरी तरफ कूद गया। दूसरी तरफ स्याह रंग का एक तंदुरुस्त तवाना घोड़ा मौजूद था जिस पर जैन कसी हुई थी। मैंने घोड़े की लगाम में पकड़ी और उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। घोड़ा सीधा सादा ही मालूम होता था, वरना मुझ जैसे अनाड़ी को अपनी पीठ तक ना पहुंचने देता। घोड़े की पुश्त पर तो मैं किसी न किसी तरह पहुंच गया, लेकिन फिर मुझे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मैंने जिंदगी में कभी घोड़े की सवारी नहीं की थी। गाय भैंसों पर तो सवार हुआ था, लेकिन घोड़ा मुझसे बहुत दूर की चीज थी। घोड़े की पुश्त पर बैठकर मैंने उसकी पीठ पर हल्की सी थपकी दी। घोड़ा इधर उधर चक्कर लगाने लगा। मैंने उसके पिछले हिस्से पर जोर से हाथ मारा और दूसरे लम्हे घोड़े ने छलांग लगा दी। मैंने बामुश्किल खुद को गिरने से बचाया। ये नागहानी मुसीबत थी मेरे ऊपर। शायद जागीरदार खान ने भी इस बारे में नहीं सोचा था कि भला गफूरे ढलिए के यहाँ घुन चलाने वाला एक जाहिल सा इंसान घुड़सवारी कैसे कर सकता है। घोड़े ने सरपट दौड़ना शुरू कर दिया। मेरे लिए उस पर जमे रहना इंतहाई मुश्किल हो रहा था। मेरे पांव रकाबों को तलाश कर रहे थे, लेकिन रकाबें घोड़े के तेज दौड़ने की वजह से इधर उधर झूल रही थी और मेरे पांव उसमें नहीं फंस रहे थे। मैंने खुद को गिरने से बचाने के लिए घोड़े के बदन से पांव कस लिए। जितनी कुव्वत से मैं उसके बदन को कस सकता था कस लिया। बैठा न रह सका, चुनाचे मैं उसकी पुश्त पर औंधा लेट गया और मैंने दोनों हाथ उसकी गर्दन में फंसा लिए। लगामें मेरे हाथों में अब भी फंसी हुई थी और मैंने उन्हें खींचा हुआ था। घोड़े की रफ्तार लहजा ब लहजा बढ़ती जा रही थी। उसने 1-2 जगह रुककर 2 लत्तियां उछाली और फिर दोबारा सरपट दौड़ने लगा। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि अब गिरा और तब गिरा। घोड़े की पुश्त पर औंधा लेटकर मैंने उसकी गर्दन में हाथ और कमर पर पांव कस लिए और घोड़े की रफ्तार तूफानी हो रही थी। ना जाने उसे कैसा महसूस हो रहा था, ना जाने वो क्यों इस तरह दौड़ रहा था। मुझे कुछ एहसास ना था। हवा थी कि कान फाड़े दे रही थी। घोड़ा तीर ही की तरह दौड़ रहा था और उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं आंखें तक नहीं खोल सकता था। इन हालात में डाक बंगले की सिमत का तयन करना किसके बस की बात थी। मैं तो अपनी हड्डियां पसलियां ही सलामत रखने के चक्कर में था और इस कोशिश में मुझे अपनी पूरी कुव्वत सरफ करनी पड़ रही थी। यूं लगता था जैसे मेरा बदन भी घोड़े के बदन का जुज्व ही बन गया था। जरा सा भी मौका ना मिला कि मैं उसकी पुश्त पर से छलांग लगा देता। चारों नाचार बस इसी तरह लिपटा रहा और घोड़ा दौड़ता रहा। उसके अंदाज में जरा भी थकन के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैं तो आंखें खोलकर यह भी नहीं देख सकता था कि वो किस सिमत दौड़ रहा है और इतनी देर में मैं बस्ती से कितनी दूर निकल आया हूँ। घोड़े का यह अजीबोगरीब सफर जारी रहा और वक्त गुजरता रहा। ना जाने वो रात का कौन सा पहर था जब मैंने घोड़े की रफ्तार में थोड़ी सी सुस्ती महसूस की। मैंने जरा सी गर्दन उठाकर देखने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा आंखों में घुसने लगी। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। घोड़े की रफ्तार कुछ और सुस्त हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल सुस्त हो गया। मैं गहरी गहरी सांसें ले रहा था। यह भी मेरी कुव्वत इरादी थी कि अब तक मैं होश में रहा, वरना बदन का एक एक हिस्सा यूं लगता था जैसे अपनी जगह से खिसक गया हो। हड्डियां चुरमुर होकर रह गई थीं। एक अनाड़ी घोड़सवार के साथ जो कुछ पेश आ सकता था वो मेरे साथ पेश आया। अब घोड़ा बिल्कुल ही सुस्त हो गया और चलने के से अंदाज में आगे बढ़ने लगा।
तब मैंने उसकी गर्दन पर हाथ टिकाए और संभल कर बैठ गया। मैं इस ताक में था कि जो ही मौका मिले घोड़े से छलांग लगा दूं, लेकिन घोड़े की रफ्तार अब इतनी सुस्त हो गई थी कि मौका तलाश न करना पड़ा और मैं उससे कूद गया। जमीन पर पांव रखे तो एहसास हुआ कि पूरा बदन शदीद सनसनाहट का शिकार है। एक लम्हा खड़ा न रह सका और जमीन पर बैठ जाना पड़ा। अब थोड़ी देर तक बदन को आराम की जरूरत थी, इसके बाद ही एज़ा मुतहर्रिक होते। थोड़ी देर के बाद सुकून का एहसास हुआ। मैंने चुंधियाई निगाहों से अतराफ का माहौल देखा। सरसब्ज़ो शादाब इलाका था। जगह जगह दरख्तों के झुंड फैले थे। झाड़ियां बकसरत थीं। तमाम चीजें रात की आखिरी धुंध में लिपटी हुई। रोशनी और तारीकी में कशमकश हो रही थी। बस कुछ ही देर बाकी थी कि रोशनी को फतह हासिल होने वाली थी। मैंने गर्दन जमीन पर लगा दी और इत्मीनान से लेटा रहा। घोड़ा मेरी निगाहों से ओझल हो गया। बेचारे जागीरदार खान ने एक बार फिर मेरी मदद की थी। मैं इस शख्स का तहे दिल से ममनून था। मैं नहीं जानता था कि वो मुझसे क्या चाहता है। बहरहाल वक्त इन्हीं सोचों में गुजरता रहा। मैंने डाक बंगले के बारे में सोचा। अभी थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाएगी। मुमकिन है जागीरदार खान मेरी तलाश में डाक बंगले पहुंचे और मुझे ना पाकर परेशान हो जाए। मुमकिन है अलमबरदार खान के कैद खाने में से मेरे फरार का इल्म सबको हो गया हो और हवेली में हंगामा बरपा हो। चौधरी साहब के हरकारे मेरी तलाश में निकल खड़े हुए हों और मुमकिन है चंद लोगों का रुख इधर भी हो गया हो। इस आखिरी ख्याल ने मुझे और कुछ ना सोचने दिया और मैं हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मुझे इस तरह खुली जगह में इत्मीनान से नहीं पड़े रहना चाहिए। कोई पोशीदा जगह तलाश करनी चाहिए। इस ख्याल के तहत मैंने खड़े होकर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। घनी झाड़ियों के झुंड मेरे लिए महफूज पनाहगाह हो सकते थे। चुनाचे में सबसे नजदीकी झुंड की तरफ पड़ गया। झुंड में दाखिल हुआ तो बहुत से परिंदे पर फड़फड़ाते हुए उड़ गए। ये उनकी पनाहगाह थी। घनी झाड़ियों के झुंड में मैंने जगह बनाई और बैठ गया। दूर आसमान के इंतहाई गोशों से रोशनी फूट रही थी। मेरी आंखों में जलन होने लगी। रात भर की जगार के बाद नींद हमलावर हो रही थी, लेकिन झाड़ियां सख्त थीं और उनमें दराज होने के लिए जगह नहीं बनाई जा सकती थी। बैठे रहने के सिवा और कोई चारा ना था। नींद के खुमार में डूबा हुआ जहन ना जाने क्या क्या सोचता रहा। परिंदों ने सुबह का इस्तकबाल करना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें माहौल में बिखरी हुई थीं। इन आवाजों पर अजीबोगरीब धोखे हो रहे थे। कभी घोड़ों की टापें सुनाई देती, कभी इंसानी आवाजें। कभी डाक बंगले में अहमद चचा की आवाज सुनाई देती और कभी कभी उसकी। मेरा हमशक्ल भी तो यहाँ मेरा मुंतजिर होगा। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। हमशक्ल के ख्याल ने मुझे चौंका दिया। वो कौन है? दूर कहीं घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी और जहनी रो उस तरफ हो गई। ये घोड़ा कहाँ से आया? क्या चौधरी अलमबरदार खान के आदमी मेरी तलाश में यहाँ तक पहुंच चुके हैं? मैं चौकन्ना सा कान लगाए बैठा रहा और फिर मुझे खुद पर हंसी आ गई। नींद की झोंक सोचने समझने की कुव्वतें भी छीनने ले रही थी। यकीनन ये मेरा घोड़ा होगा जो घास चर रहा है। मैंने जोर जोर से 2-3 बार गर्दन झपकी और फिर इस तरह अपने बदन को गिरा दिया कि वो थोड़ा सा सुकून महसूस करे। झाड़ियों में लेटने की जगह तो नहीं बन सकी, फिर भी जिस अंदाज में भी बदन को कोई सहारा मिल सके, मैंने सोचा। मेरे बदन की जुम्बिशों से झाड़ियां हिल रही थीं और मुझे काफी सुकून मिल रहा था। मैं इस बात को भी फरामोश कर बैठा कि इस वीरान से इलाके में इन झाड़ियों में हशरातुल अर्ज भी होंगे। ये बात मेरा जहन फरामोश कर चुका था। अचानक दूर कहीं धमाका सुनाई दिया। शायद गोली चलने की आवाज थी। नीमगनुदा आंखें फिर खुली, लेकिन उस वक्त मुझे अपने दाहिने शाने पर सीने के दरमियान एक दहकता हुआ सा अंगारा घुसता हुआ महसूस हुआ। एक शदीद तकलीफ मेरे शाने की हड्डी में हुई और कर्ब से मेरी दिलदोज चीख निकल गई। मैंने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन झाड़ियों में इस तरह फंसा कि निकल ना सका। तकलीफ की शिद्दत से मेरे हवास गुम हुए जा रहे थे। मैंने दांत भींचकर अपनी चीखें रोकने की कोशिश की, लेकिन मजीद कई चीखें निकल गईं। शायद वो धमाका बंदूक की गोली का था और इस धमाके ने मेरे शाने की हड्डी तोड़ दी। मैंने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन सहारा ना मिलने के बायस फिर गिर पड़ा। कई बार मैंने उठना चाहा, लेकिन उठ ना सका। फिर मुझे अपने कुर्बो जवार में कुछ इंसानी आवाजें सुनाई दी और मैंने दिल ही दिल में सोचा, चौधरी अलमबरदार के आदमी आ गए। मगर अब मैं क्या करूं? आखिरी कोशिश मैंने झाड़ियों के डंठल पकड़कर उठने की और खड़ा हो गया। फिर मैं झाड़ियों से बाहर निकला तो मैंने खुद से चंद गज के फासले पर चंद अफराद को देखा जो मेरी ही तरफ दौड़े चले आ रहे थे। मैं दहशत ज़दा सा होकर रुक गया, लेकिन आंखों के सामने धुंध थी कि छाई ही जा रही थी। मैंने अंधों की तरह टटोल टटोल कर कोई बेनाम सी शय पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई ऐसी चीज मेरे हाथ ना आ सकी। खून था कि मेरे जख्म से बह रहा था और जमीन सुरख हुई जा रही थी। जो आवाजें मुझे अपने अतराफ में सुनाई दे रही थी उनका मफहूम मेरे कानों में वाजे नहीं था। बस कुछ भिनभिनाहट सी थी। लोग मेरे बारे में कह रहे थे, यही तो है सलाबो।
यही तो है जलाल चचा का कातिल, गिरफ्तार कर लो इसे, पकड़ लो इसे। लेकिन ये मेरे कानों की इख्तरा थी, मेरे जहन की पैदावार। सही मायनों में मुझे इन आवाज़ों का मफहूम मालूम नहीं हो रहा था। और फिर माहौल का मफहूम भी मेरी निगाहों से गुम हो गया। ना जाने इसके बाद क्या हुआ, मुझे किस तरह वहां से लाया गया। होश आ गया, और जिस जगह होश आया वो काल कोठरी नहीं थी, थाने या जेल की कोठरी नहीं थी। ये शायद चौधरी साहब की हवेली का कोई कमरा था। इतना खूबसूरत कमरा चौधरी साहब की हवेली के सिवा किसका हो सकता था। मैं आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगा। कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने उठने की कोशिश की तो दाहिने बाजू में एक अजीब सी सख्ती महसूस की। तकलीफ नहीं थी, लेकिन बाजू पत्थर का महसूस हो रहा था। ये क्या, मैंने सोचा। और फिर मुझे वो कैफियत याद आ गई। मेरे तो गोली लगी थी, और ये शायद मेरा इलाज किया गया है। कमाल है, चौधरी साहब तो मेरे दुश्मन थे, मैं तो कातिल था। एक कातिल के साथ इन लोगों ने यह एहसान क्यों किया? या फिर यह भी मुमकिन है कि जागीरदार खान ने एक बार फिर मेरी जिंदगी बचा ली हो। 100% यही बात हो सकती है। मैं उस शख्स के लिए दिल ही दिल में बड़ी ममनूनियत के जज्बात महसूस कर रहा था। मैंने दोबारा आंखें बंद कर ली। बड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मुझे दरवाजा खुलने की आहट महसूस हुई। मैंने आंखें खोल दी। सफेद लिबास में मलबूस एक लड़की अंदर दाखिल हुई। बड़ा नरम और खूबसूरत चेहरा था। वो मेरे पास पहुंच गई और फिर मेरा चेहरा देखकर चौंक गई। तुम होश में आ गए? कैसी तबीयत है? उसने मेरी पेशानी पर हाथ रखकर पूछा। नर्म और पुरसुकून लम्स। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। कैसी तबीयत है अब? बुखार बहुत हल्का है, कोई तकलीफ तो नहीं महसूस हो रही? उसने दोबारा सवाल किया। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन ना जाने क्यों हलक से आवाज ना निकल सकी। क्या नाम है तुम्हारा? उसने तीसरी बार सवाल किया, लेकिन इस बार भी मैं जवाब देने में नाकाम रहा। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखती रही और फिर वापस पलट पड़ी। दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल गई, और उस लम्हे मेरे जहन में यह ख्याल आया, मैं कातिल हूं। यकीनन मुझे फांसी की सजा मिलेगी। मगर यह सब चौधरी अलमबरदार खान के आदमी नहीं है, तो फिर कौन है? उस वक्त तक, जब तक मुझे इनके बारे में मालूम ना हो जाए कि ये कौन है, मैं इन्हें अपने बारे में क्यों बताऊं? मैं इतना चालाक नहीं। मैं इस फैसले पर अटल हो गया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि कई आदमी उस लड़की के साथ अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक भी शक्ल शनासा न थी। एक निहायत शानदार शख्सियत का मुअम्मर आदमी था, जिसका चेहरा सुर्ख और सफेद और बेहद पुरवकार था। आंखों पर बहुत खूबसूरत ऐनक लगी हुई थी। उसने सिल्क का बहुत खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। चेहरे पर भूरी दाढ़ी और नोकीली मूंछें थीं। दूसरे लोग उसके सामने मुअद्दब नजर आ रहे थे। एक और शख्स था जो डॉक्टर था। उसके गले में डॉक्टर वाला आल्ला था। हेलो, उसने मेरी पेशानी पर हाथ रख दिया और सादा सी निगाहों से उसे देखने लगा। कैसी तबीयत है तुम्हारी? उसने दोबारा सवाल किया, लेकिन मैं जो दिल में फैसला कर चुका था उस पर कायम रहा। मैं खामोश रहा। डॉक्टर ने मेरी आंखें फेर कर देखी, फिर अपने गले में पड़े हुए आले से मेरे बदन के मुख्तलिफ हिस्से देखता रहा। मैं खामोश पड़ा हुआ गहरी गहरी सांसें लेता रहा। फिर डॉक्टर ने उस खूबसूरत औरत से कुछ कहा जो पहली बार कमरे में दाखिल हुई थी। उसने गर्दन हिलाकर दोबारा दरवाजे की जानिब देखा। थोड़ी देर के बाद वो एक ट्रे में कुछ रखे अंदर आई। ये इंजेक्शन की सुई थी। उसने इंजेक्शन मेरे दूसरे बाजू में लगाया, जो ठीक था, और उसके बाद अलग हट गई। सबके सब खामोश निगाहों से मुझे देख रहे थे। उस पुररोब शख्सियत वाले शख्स ने डॉक्टर से सवाल किया, क्या ख्याल है डॉक्टर, क्या कैफियत है इसकी? बज़ाहिर तो ठीक है, बुखार भी कम हो गया है, कमजोरी भी इस कदर नहीं रही। गालिबन खून की एक बोतल की जरूरत और पेश आएगी। अलबत्ता ये खामोशी कुछ परेशान कुन है। डॉक्टर ने जवाब दिया। क्या परेशानी हो सकती है? पुररोब शख्सियत वाले शख्स ने कहा। बस ये जहनी सदमा हो सकता है, एक ऐसा शौक जो अचानक लगा हो। इसकी वजह से बाज़ औक़ात याददाश्त कुछ अरसा के लिए मुतासिर हो जाती है। लेकिन अभी ये बात मैं पूरे वसूख से नहीं कह सकता। मुमकिन है ये खामोशी बदले हुए माहौल का नतीजा हो, और ये जहनी झटका बिल्कुल ही आर्जी हो। यानी इसका इम्कान है कि शाम तक हालात दुरुस्त हो जाएंगे। मैं बहुत अफसरदा हूँ इसके लिए डॉक्टर। तुम पूरी पूरी कोशिश करो, और मैं उसी वक्त तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त दूंगा जब तक ये बिल्कुल तंदुरुस्त ना हो जाए। आप मुतमईन रहें शेख साहब, मैं खुद भी अभी नहीं जाना चाहता। जवान बच्चा है, पता नहीं किन हालात का शिकार होकर यहाँ तक पहुँचा है। तकदीर बाज़ औक़ात ऐसे खेल भी दिखाती है। नर्स, तुम 2 घंटे के बाद इसे ये इंजेक्शन और दे देना, और मेरा ख्याल है अब तुम इसके पास ही रहो। अगर ये किसी वक्त बोलने की कोशिश करे तो कोई हर्ज नहीं, तुम इससे बात करो, बल्कि इसका बोलना ज्यादा बेहतर रहेगा। जी बेहतर, उस खूबसूरत लड़की ने जवाब दिया, और डॉक्टर उस पुरवकार शख्स की तरफ मुखातिब होकर बोला, हमें बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार नहीं होना चाहिए शेख साहब, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा, और पुरवकार शख्स ने गर्दन हिला दी। मैं थोड़ी देर इसके पास बैठना चाहता हूँ, तुम लोग जाओ, पुरवकार शख्सियत वाली शेख साहब ने कहा, और डॉक्टर ने गर्दन हिला दी। नर्स ने जल्दी से एक कुर्सी घसीटकर मेरे बिस्तर के सामने कर दी। इस दौरान मुझे अंदाजा हो गया था कि ये सब लोग अजनबी हैं, और यकीनन
इनमें ना चौधरी अलमबरदार खान का कोई आदमी है और ना जागीरदार खान का। ये लोग मेरी शख्सियत से ना वाकिफ हैं और समझ रहे हैं कि मेरे जख्म ने या मेरे खून बह जाने ने मुझे जहनी तौर पर मरीज बना दिया है। ये बात भी मेरे हक में थी। ना जाने कहाँ से मुझ में इतनी अकल आ गई थी कि मैं इन सारे मामलात के बारे में सोच सकता था और एक मखसूस लाइन पर काम कर सकता था। मैंने दिल ही दिल में यह फैसला कर लिया कि जब तक इन लोगों के बारे में सब कुछ ना जान लूं, खुद बोलने की कोशिश नहीं करूंगा। शेख साहब मेरे नज़दीक बैठ गए और बोले, मुझे शदीद अफसोस है नौजवान, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मेरी बदनसीबी कि तुम मेरी गोली का शिकार हो गए। ओह, मैंने दिल ही दिल में सोचा, तो मैं आपकी गोली का शिकार हुआ हूं। बहरहाल ये भी मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपने दुश्मनों के हाथों में पड़ने के बजाय चंद अजनबियों के हाथ लग गया हूं। कुछ बोलो बेटे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इस जंगल में कैसे आ गए थे? मैं खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा और मेहरबान शख्स प्यार भरे अंदाज में मेरा हाथ अपने हाथ में लिए बैठा रहा। नर्स उसके पीछे खामोश खड़ी थी। फिर उसने पलटकर नर्स से पूछा, नर्स एक बात बताओ। जनाब। नर्स आगे झुक गई। इसका जहन तो मुतासिर नहीं हुआ, फिर यह खामोश क्यों है? डॉक्टर साहब ने कहा है सर, यह वक्ती सदमे का असर है, खून बहुत बह चुका है। ये बहुत खतरनाक बात तो नहीं है? जी नहीं। बहरहाल तुम इसका पूरा पूरा ख्याल रखो, इसे कोई तकलीफ ना होने पाए। आप मुतमईन रहें डॉक्टर, ये मेरी ड्यूटी है। किसी अच्छे घराने का नौजवान मालूम होता है, जो भी है इंसान है, खुदा मुझे मुआफ करे। शेख साहिब अपनी जगह से उठ गई और अब कमरे में उस खूबसूरत लड़की के अलावा कोई ना था। उसने कमरे के एक कोने में रखी मेज से एक किताब उठाई और मेरे पास पड़ी हुई कुर्सी पर आ बैठी। मैंने भी दिल में तहिया कर लिया था कि खामोशी इख्तियार करूंगा, उसी में मेरी बचत थी। काफी देर गुजर गई, मैंने आंखें बंद कर ली और फिर मैंने उस वक्त आंखें खोली जब कोई और कमरे में दाखिल हुआ। 3-4 लड़कियां थीं, शौक सी, बहुत खूबसूरत। क्या हाल है इनका? एक लड़की ने नर्स से पूछा। ठीक है आलिया बीबी, होश आ गया है लेकिन। हाँ लेकिन क्या? ये बोल नहीं सके। क्यों? बहुत ज्यादा खून निकल जाने की वजह से इनका जहन भी मुतासिर हुआ है। ओह, क्या पागल? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस वक्ती सदमा है, थोड़ी सी कुवत बहाल हो गई तो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अंकल ने इन्हें देखा है? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले देख कर गई हैं। वो मुतमईन है? जी हाँ। अस्पताल ले जाने की जरूरत तो नहीं पेश आएगी? अरे नहीं, गोली हड्डी को छूती हुई निकल गई और अगर अंदर रह जाती तो ऑपरेशन के लिए अस्पताल ले जाना जरूरी था। लेकिन आलिया, ये सब हुआ कैसे? दूसरी लड़की ने पूछा। बस हम लोग शिकार पर गए थे। डैडी अलग सुबह बंदूक लेकर निकल गए। झुटपटा था, झाड़ियां हिल रही थीं। डैडी ने एक हिरन देखा जो इसी तरफ आ रहा था। डैडी समझे कि झाड़ियों में हिरन है, उन्होंने गोली चला दी, लेकिन ओह अफसोस। मगर ये शख्स झाड़ियों में क्या कर रहा था? अब मुझे क्या मालूम, हम सबको बहुत अफसोस है। बहरहाल अब तो ये ठीक है, तुमने अपनी आंखों से देख लिया। अब तुम चलोगी हमारे साथ? उस लड़की ने पूछा। थोड़ी देर के बाद लड़कियां चली गईं, लेकिन उनकी आमद से मेरा एक और मसला हल हो गया। मुझे ये इल्म हो गया था कि मैं जाने पहचाने लोगों में नहीं, ये सब अजनबी हैं और मैं एक इत्तफाकिया हादसे के तहत शेख साहब की गोली का शिकार होकर यहाँ पहुंच गया हूँ। अब मुझे जिंदगी के लिए सोचने की जरूरत थी। अगर इस जख्मी हालत में मैं यहाँ से चला जाऊं तो ज्यादा परेशानियों का शिकार हो सकता हूँ। क्यों न इस हालत में यहाँ कुछ वक्त गुजार लिया जाए। अब मेरे जहन के रास्ते खुल गए थे। खामोशी भी बड़ी तकलीफ दे शय होती है। किसी को तवील अरसा तक खामोश रहना पड़े तो उस पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा वही लोग कर सकते हैं जो ऐसे मरहले से गुजर चुके हों। मैं भी उन्हीं लम्हात का शिकार था, लेकिन जो कुछ मैंने सुना था उससे मुझे मदद मिल रही थी। नर्स काफी देर तक बैठी रही, फिर कलाई पर बंदी घड़ी में वक्त देखकर उठ खड़ी हुई। उसने पहले मेरे एक इंजेक्शन और लगाया और फिर बाहर चली गई। वापस आई तो एक खूबसूरत गिलास में कोई चीज लाई थी मेरे लिए। उसने सहारा देकर मुझे उठाया और प्यार भरे लहजे में बोली, लो ये पी लो। इसके साथ ही उसने गिलास मेरे होंठों से लगा दिया। क्या लाजवाब चीज थी। मैंने ऐसा शरबत जिंदगी में पहले नहीं पिया। गिलास छोटा सा था, उसके खत्म हो जाने का मुझे अफसोस हुआ, लेकिन उस मेहरबान ने पूछा, और पियोगे? और इस बार मैं गर्दन हिलाने से बाज न रह सका। अभी लाई, वो बोली और बाहर निकल गई। उस शरबत का दूसरा गिलास पीने के बाद शक्म शेर हो गया। कैसी तबीयत है? उसने पूछा। ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया और वह खुशी से उछल पड़ी। जल्दी से मेरे नजदीक आ बैठी। कोई तकलीफ तो नहीं महसूस हो रही? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? उसने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। नाम? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? उसने दोबारा पूछा और मैं खामोश हो गया। याद नहीं आ रहा? उसने दोबारा सवाल किया और मैंने बेबसी से गर्दन हिला दी। खैर कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। मैं कहाँ हूँ? मैंने पूछा। ये शेख शहाबुद्दीन की कोठी है। शेख शहाबुद्दीन? मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। ये कौन है? बस जहन पर ज्यादा जोर न दो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। वो मेरी बाजू को थपथपाते हुए बोली। ये जगह, ये सब कुछ, तुम, ना जाने ये सब क्या है।
मैंने कहा ना, तुम कुछ मत सोचो, तुम ठीक हो जाओगे तो सब कुछ याद आ जाएगा तुम्हें, वो उसी अंदाज में बोली। मैं खामोश हो गया। शेख शहाबुद्दीन की उस खूबसूरत कोठी में ये मेरा छठा दिन था। इब्तदाई 2 दिन मैंने सिर्फ उसी कमरे में गुजारे। इसके बाद डॉक्टर के मशवरे से मुझे बाहर की सैर कराई गई। वही नर्स और 2 मुलाजिम मेरे हमरा थे। मैं इस माहौल में सहमा सहमा सा था, लेकिन ये लोग इसे मेरी बीमारी समझ रहे थे। वैसे मैंने इस दौरान सबसे गुफ्तगू की और निहायत कामयाबी से इस बात का इजहार करता रहा कि मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। डॉक्टर मेरा सहारा था। कई लोगों ने उससे सवाल किया कि गोली तो बाजू में लगी थी, दिमाग कैसे मुतासिर हो गया। इस पर डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा खून बह जाने से बाज़-औक़ात आर्जी तौर पर यह कैफियत हो जाती है। चंद रोज या चंद हफ्तों में खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। शेख साहब ने इस बात पर फरमाया था। मुझे वाकई उस वक्त मुसर्रत होगी जब यह बिल्कुल ठीक होकर यहाँ से जाएगा। ना जाने कौन कौन इसका मुंतजिर होगा, ना जाने कौन कौन इसके लिए परेशान होगा। उस शाम सब चाय के लिए कोठी के खूबसूरत लॉन पर जमा हुए काफी अफराद थे इस इमारत में। ये सब शेख शहाबुद्दीन के रिश्तेदार थे और उन्हीं के सहारे पल रहे थे। मैं भी उन लोगों के दरमियान मौजूद था। मेरा बाजू प्लास्टर में जकड़ा हुआ था। नर्स जिसका नाम फरीदा था हर वक्त मेरे साथ रहती। शहाबुद्दीन साहब ने ही शायद कहा था कि मुझे भी चाय पर लाया जाए। बहरहाल मैं उनके दरमियान मौजूद था और शायद मौजूए गुफ्तगू में ही था। एक बुजुर्ग वार फरमा रहे थे, शक्लो सूरतें बाज़-औक़ात धोखा भी दे जाती हैं। साहब मियाँ कौन जाने किस भेस में कौन है। मैं तो ये कह रहा था कि ठीक है, तुम्हारी गोली से जख्मी हुआ है, किसी प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करा देते, इलाज का खर्चा उठा लेते और बस कोठी में क्यों रखा हुआ है किसी अजनबी को। हालात इस काबिल हैं कि किसी के साथ इसार किया जाए। वो तो ठीक है मामू मियाँ, लेकिन हालात इसकी इजाज़त भी तो नहीं देते। मुझसे भी बाज पुरस हो सकती है और यह ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने ताल्लुकात को मुजरिमाना कार्रवाइयाँ छुपाने के लिए इस्तेमाल करूँ। भला इसमें मुजरिमाना कार्रवाई कौन सी हुई? गोली लगी है इसे मेरे हाथों। जानबूझकर तो नहीं मारी तुमने, वो दूसरी बात है। कोई दूसरी बात नहीं है। भला किसकी मजाल है कि तुमसे बाज पुरस करे? नहीं मामू मियाँ, बाज पुरस भी की जा सकती है। आप नहीं जानते, हालात अब बहुत बदल गए हैं। सिर्फ दौलत के बल पर इंसानी जिंदगी से नहीं खेला जा सकता। तुम ये जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द कर दो, बुजुर्गवार बोले। अरे नहीं मामू जान, इस बेचारे ने आपका क्या बिगाड़ा है? ठीक हो जाएगा, चला जाएगा। और फिर इसकी याददाश्त, मैं तो इस बात से खौफजदा हूं कि ये कैफियत मुस्तकिल ना हो जाए। मैंने कड़ी निगाहों से मामू मियाँ को देखा और दांत पीसकर खामोश हो गया। दिल तो चाहा था कि इस हमाकत का उन्हें जवाब दूं, लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं था। इसलिए जहर के घूंट पीता रहा जो चाय की प्याली में थे। ना जाने मामू मियाँ और क्या क्या कहते रहे शहाबुद्दीन साहब से, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। एक बार यूं ही मेरी निगाह सामने उठ गई। आलिया बैठी हुई थी। मेरी निगाह उससे मिली तो मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैं अलबत्ता संजीदा ही रहा। ये भुने हुए काजू लो, उसने एक प्लेट मेरी तरफ बढ़ाई और मैं खौफजदा निगाहों से मामू मियाँ को देखने लगा। आलिया ने थोड़े से काजू मेरी प्लेट में डाल दिए और मैं शुक्रिया अदा किए बगैर काजू खाने लगा। आलिया बोली, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो फजूल किस्म की रस्मियात में दिलचस्पी नहीं रखते। आपने देखा चची जान, इन्होंने ये चंद काजू लेकर मेरा शुक्रिया नहीं अदा किया। इस रस्म से ये नावाकिफ होंगे। मामू मियाँ बोल पड़े और आलिया उन्हें घूरने लगी। मैंने चची जान का नाम लेकर यह बात कही थी। आपको किसने दावत दी थी तबसरा करने की? अरे अरे आलिया बेटे, शहाबुद्दीन बोले, आप मुझे ही सरजंश करेंगे डैडी? अपने मामू मियाँ बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों को इजाजत होती है कि जहरीली गुफ्तगू करते रहें। क्यों? आलिया प्लीज। जी, आलिया ने दांत जमा कर कहा और कुर्सी खिसका कर उठ खड़ी हुई। अरे अरे, कई आवाजें उभरी। आप लोग जानते हैं कि मैं ऐसे गैर असूली माहौल में एक लम्हा नहीं रह सकती। मैंने पहले भी गुजारिश की है कि इन इज्तिमात में ना तलब किया जाए, लेकिन आलिया उठकर तेजी से वापस चल पड़ी। तमाम लोग हक्का बक्का रह गए। मामू मियाँ शर्मिंदा शर्मिंदा से नजर आने लगे। वाहिस्ता से बोले, मेरा मकसद ये तो नहीं था। किसी ने कोई जवाब ना दिया। शहाबुद्दीन साहब के चेहरे पर भी नागवारी के असरात नजर आ रहे थे। बाद में पता चला कि आलिया उनकी इकलौती बेटी थी और दर हकीकत उनकी आंख का तारा, और जरूरी था कि हवेली में रहने वाले भी उसे आंख का तारा समझें, क्योंकि उसके बगैर उनकी बेनाई भी कमजोर हो सकती थी। बाहर तौर इसके बाद चाय का ये दौर कुछ संजीदा सा गुजरा और फिर सब मुंतशिर हो गए। मामू मियाँ शहाबुद्दीन साहब के कंधे पर हाथ रखकर बाग के गोशे की तरफ चल पड़े। आलिया नजर नहीं आ रही थी। नर्स ने मुझे भी उठाया और मेरे साथ चल पड़ी। अभी हम ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक मुलाजमा हमारे सामने पहुंच गई। वो छोटी सरकार आपको बुला रही हैं, उसने मुझसे कहा और मैं नर्स की तरफ देखने लगा। कहाँ है वो? नर्स ने इधर उधर देखते हुए पूछा। जी वो उधर हौज के पास पिछले हिस्से में, मुलाजमा ने जवाब दिया। अच्छा, नर्स ने कहा और मेरे साथ उधर चल पड़ी जिस तरफ मुलाजमा ने इशारा किया था। मैं खामोशी से नर्स के साथ चल पड़ा।
मुलाजमा हमारी रहनुमाई कर रही थी। उधर का लॉन भी बेहद खूबसूरत था। हमने आलिया को हौज के किनारे बैठे देखा। बिल्कुल तन्हा थी वो, संजीदा नजर आ रही थी। उसने अपनी जगह खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया और फिर नर्स की तरफ देखकर बोली, अब ये बीमार नहीं है, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ये तुमसे अलग होकर जमीन पर गिर पड़ेंगे? जैसा आप हुक्म दें छोटी सरकार। तुम जाओ, मैं इन्हें इनके कमरे तक पहुंचा दूंगी, आलिया ने कहा। जी बेहतर, नर्स ने जवाब दिया और तेजी से मुड़कर वापस चली गई। मुलाजमा पहले ही जा चुकी थी। तब आलिया ने मेरी तरफ देखकर पूछा, कैसी तबीयत है आपकी? उसके लहजे में मोहब्बत का जज्बा कार फरमा था। ठीक है, मैं आहिस्ता से बोला। आपको बात करते चलते फिरते देखकर मुझे बड़ी मुसरत होती है। आपको पता नहीं, जब आप आए थे तो बिल्कुल जर्द हो रहे थे, हल्दी की तरह। आपके होंठ बिल्कुल खुश्क थे, ना जाने क्यों। खुश्क होंठ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। जी, मैंने आस्था से कहा। बैठें, मैं आपसे बहुत सी बातें करूंगी। बराहे करम बैठ जाइए, उसने कहा और मैं हौज के किनारे बेंच पर बैठ गया। क्या आपकी याददाश्त वाकई गुम हो गई है? मैं नहीं जानता। आप ये भूल गए हैं कि आप कौन हैं? मैं नहीं जानता। नाम भी याद नहीं आपको अपना? नहीं। तो मैं आपको किस नाम से पुकारूं? जो दिल चाहे। काश मुझे आपका असली नाम याद होता, मुझे अफसोस है। आप भी तो मुझसे कुछ बात करें, आप बिल्कुल खामोश हैं। आपका नाम क्या है? आलिया शहाबुद्दीन। और सुने, मैं आपका कोई अच्छा सा नाम रख दूं, रख दें तो? आपका नाम आज से। वो गाल पर उंगली मारकर कोई नाम सोचने लगी, फिर खुश होकर बोली, नवीद है। जी, मैंने गर्दन झुका दी। मैं दूसरे लोगों से यही कहूंगी कि मैंने आपका नाम पूछ ही लिया। कोई भी ये काम नहीं कर सका था। ठीक है, मैंने जवाब दिया। तो नवीद साहब, आपको हमारी कोठी कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है। यहाँ भांत भांत के लोग हैं, कुछ जलन और हसद के शिकार और कुछ अच्छे लोग भी हैं। मेरी सबसे पक्की दोस्त एनी है, बाकी सब वाजबी सी हैं। खास तौर से ये मामू मियाँ तो बड़े ही जहरीले हैं, हर एक के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। मैं घास भी नहीं डालती उन्हें। आप बहुत अच्छी इंसान हैं आलिया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कभी किसी की बुराई नहीं करती। अच्छा ये बताएं, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ये नर्स आपको परेशान तो नहीं करती? नहीं, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा भी यही ख्याल है। आप डॉक्टर साहब से कह दें, बल्कि मैं खुद कह दूंगी, जैसा आप मुनासिब समझें। आपको अपना घर याद नहीं है? बहुत कोशिश करता हूँ, याद नहीं आता। ये भी याद नहीं आता कि वहाँ उस घर में आपका कौन कौन है। वालदा होंगी, वालिद होंगे, कोठी होगी आपकी, और उसमें आपके रिश्तेदार होंगे। पता नहीं। मेरी दुआ है कि आपको सब कुछ याद आ जाए, मुझे बड़ी खुशी होगी। अब आप आराम करें, मैं रोजाना आपसे मिला करूंगी। आपको अपना नाम याद है? जी। क्या नाम है आपका? उसने मुस्कुराकर पूछा। नवीद। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आपकी पुरानी याददाश्त मुमकिन है खराब हो गई हो, लेकिन नई याददाश्त बिल्कुल ठीक है। आइए, मैं आपको आपके कमरे में पहुंचा दूं। बड़ी बेतकल्लुफ सी, सादा सी, मासूम सी लड़की थी। मेरा हाथ पकड़ते हुए वो पाएं बाग से सामने के हिस्से में आई और फिर कोठी के दरवाजे से अंदर चली गई। बहुत सी निगाहें मेरा ताक्कुब कर रही थीं। मुझे खदशा था कि उन निगाहों में मेरे लिए कहीं कीना, हसद और हकारत न पैदा हो जाए। ख्वामखा मुसीबत में फंस जाऊंगा। लेकिन मैं कोठी की उस अहम शख्सियत को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वह मुझे मेरे कमरे तक ले आई। नर्स कमरे में मौजूद थी। आलिया ने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, नर्स, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। नवीद साहब अब बिल्कुल ठीक हैं और अब मैं इन्हें खुद देखूंगी। जी? नर्स ने ताज्जुब से आंखें फाड़ी। हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक हैं। क्या क्या इन्होंने अपना नाम बता दिया? नर्स ने ताज्जुब से पूछा। बिल्कुल बता दिया। जी? नर्स एक बार फिर हैरत ज़दा रह गई। हाँ, इनका नाम नवीद है। क्यों नवीद? आलिया ने मेरी तरफ देखा और मैंने गर्दन हिला दी। नर्स के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए थे। फिर उसने कहा, जैसा आपका हुक्म छोटी सरकार। मैं डॉक्टर साहब को बता दूंगी कि आपने मुझे सुपकदोश कर दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल, आलिया ने कहा और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, नवीद साहब, अब आराम करें। रात के खाने पर मुमकिन है मैं ना मिलूं। दरअसल मैं मामू मियाँ से नाराज हो गई हूं ना। अब रात के खाने पर नहीं जाऊंगी। सही मायनों में उसी वक्त हंगामा आराई होगी। अभी मैं देख रही हूं कि तमाम लोग लापरवाह हैं मुझसे, लेकिन देखूंगी सबका खाना ना हराम कर दिया तो मेरा नाम भी आलिया नहीं। उसने कहा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप बस तमाशे देखते रहें, सबकी नाक में दम कर देती हूँ। हालांकि बड़ी खाला से सब डरते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुझसे डरती हैं। जी, मैंने गर्दन खम करके कहा। बड़ी खाला से भी मैं नावाकिफ था और मैं नहीं जानता था कि ये खाला कौन है। वो चली गई और मेरे जहन पर एक कसक सी छोड़ गई। मुझे उसकी सादा सादा सी बातें बड़ी अच्छी मालूम होती थी। बिस्तर पर लेटकर मैं उसके बारे में सोचने लगा और फिर अपने बारे में जब सोचा तो दिल एकदम से धड़कने लगा। मैं क्या था? एक लावारिस इंसान, जिसे अपने माँ बाप का पता नहीं था, जिसका कोई वारिस नहीं था।
वो कह रही थी कि मैं अपनी कोठी में दूसरे लोगों की निगाहों का मरकज हूँगा। कोठी, मैं दिल ही दिल में खुद पर हंसा। बेचारी लड़की ने अपनी जिंदगी में कोठियों के अलावा देखा ही क्या है। उसे क्या मालूम कि कोठियों से हटकर भी एक दुनिया आबाद होती है। इस जहां में कोठियों वाले तो चंद एक होंगे, हम जैसे लोग तो बेशुमार हैं जिनका कोई अता पता नहीं, ना माँ ना बाप, ना ठोर ना ठिकाना। जमाने के हाथों संसार किए हुए ना जाने कहाँ कहाँ मारे मारे फिर रहे हैं। मेरी आंखों की कोरें भीग गई, ना जाने क्यों। एक हल्के से गुदास का एहसास हुआ। फिर जब मैंने आंसू लुढ़कते हुए महसूस किए तो मैं चौंक पड़ा। मैं तो कभी नहीं रोया, ये आंसू मेरी आंखों में कहाँ से आ गए? मैंने परेशान अंदाज में सोचा। मैंने आंसू खुश्क कर डाले। रात का खाना मैंने अपने कमरे में खाया। वो लड़की बहुत याद आई जो मेरी नर्स थी, बड़ी खिदमत करती थी मेरी। उसने मुझे हाथ जख्मी होने का जरा भी एहसास नहीं होने दिया। उस वक्त खाने में मुझे तकलीफ हुई, लेकिन यह हमाकत थी। मैं नहीं जानता था कि मैं कितने दिन यहाँ रह सकता हूँ। जिस वक्त भी मेरी हकीकत खुल गई, मैं इन सबकी नफरत और हकारत का निशाना बन जाऊंगा। बड़ी अजीब जिंदगी थी मेरी। दूसरी सुबह डॉक्टर साहब आए, मुझसे खैरियत पूछी। मैंने ऐसे वैसे अल्फाज में उनकी बातों का जवाब दिया। नर्स को क्यों वापस कर दिया तुमने? अभी तुम्हें उसकी जरूरत है। मैंने वापस किया है डॉक्टर साहब। मैं अब खुद इनकी देखभाल करूंगी। दरवाजे से आलिया की आवाज सुनाई दी और डॉक्टर साहब चौंक कर उसे देखने लगे। आलिया बीबी, ठीक है भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यूं करें, देखभाल आप करें और दूसरे कामों के लिए नर्स को बुला लेती हैं। बेचारी की रोजी चल रही है इस बहाने। ये बात है तो पहले मुझे क्यों ना बताया था? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, भेज दें आप उसे। ओके। वैसे आपने कमाल किया, इनसे इनका नाम मालूम कर लिया। आप देखते रहें डॉक्टर अंकल, मैं इनसे इनके बारे में सब कुछ मालूम ना कर लूं तो मेरा नाम आलिया नहीं। ओके बेबी। अब इन्हें नाश्ता दिलवा दो, थोड़ी सी चहलकदमी जरूरी है। आप मुतमईन रहें, आलिया ने जवाब दिया और फिर वो वहां से निकल गई। डॉक्टर निचला होंठ दांतों में दबाकर कुछ सोचता रहा, फिर बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद आलिया मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। 2 मुलाजमाएं साथ थी। वो खुद भी मेरे साथ बैठ गई और मुझे नाश्ता कराने लगी। तो जनाब नवीद साहब, अब चहलकदमी होगी, टेनिस खेल सकते हैं आप। नहीं, मैंने गर्दन हिला दी। मेरे फरिश्ते भी नहीं जानते थे टेनिस क्या है। ओह हाँ, आपका तो हाथ भी जख्मी है। खैर, एनी आ जाए तो मैं आपको टेनिस का खेल दिखाऊंगी। वही एक है जो टेनिस में मेरा थोड़ा बहुत मुकाबला कर लेती है, वरना यहाँ इस कोठी में सब बुद्धू बसती हैं। एनी कहीं गई हुई हैं। उसके वालिद अमेरिका में हैं, साल में एक बार कारोबारी दौरे पर आती हैं। एक दिन के लिए यहाँ आते हैं और उसके बाद एनी को लेकर चले जाते हैं। फिर उस वक्त तक एनी यहाँ रहती है जब तक उसके वालिद रहते हैं, फिर वापस आ जाती है। एनी को लेकर वो कहाँ चले जाती हैं? शहर। आलिया ने जवाब दिया और मेरा दिल धड़क उठा। मुझे भी शहर याद आ गया। आप खुद भी शहर जाती हैं? हाँ, आलिया ने जवाब दिया और मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। अचानक आलिया की आंखें चमकने लगी, उसका चेहरा जोश से सुर्ख हो गया। फिर वो पुरजोश अंदाज में बोली, आपने शहर के बारे में पूछा था। एक अजीब सी कैफियत थी आपकी शहर के बारे में पूछते हुए। जानते हैं क्या? नहीं, मैंने जवाब दिया। आपकी याददाश्त वापिस आ रही है, जरूर आपका शहर से कोई गहरा ताल्लुक है, वो बोली। मैंने कोई जवाब न दिया। बात वाकई दुरुस्त थी। मेरा शहर से गहरा ताल्लुक था। वहां जागीरदार खान था जो तमाम मुसीबतों का खात्मा कर सकता था। उसके पास पहुंचकर मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता था वो कहीं और नहीं मिल सकता था। बहरहाल, मैं आपको शहर ले चलूंगी मिस्टर नवीद, लेकिन अभी नहीं, पहले आप मुकम्मल ठीक हो जाएं। नाश्ते के बाद उसने कहा, अब आप लिबास तब्दील कर लें। अरे हाँ, आपके पास दूसरे कपड़े हैं? पता नहीं, नर्स को मालूम था। मैं मालूम करती हूँ। वो बाहर निकल गई। बाहर नर्स मौजूद थी, शायद वो कोठी से नहीं गई थी। नर्स मेरा लिबास ले आई जो ना जाने किसका था, लेकिन मेरे बदन पर फिट आता था। उसने मुझे लिबास दिया। लिबास बदलकर मैं खुद ही बाहर आ गया। आलिया मेरी मुंतजिर थी। गुड, कितने स्मार्ट हैं आप, आइए, उसने कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। आलिया बहुत खुश नजर आ रही थी और मुझे अपने अंदर एक खुशी सी फूटती महसूस हो रही थी। मैं भी उसके साथ बहुत खुश था। कोठी इतनी वसी थी कि उसमें चहलकदमी करने में ही काफी वक्त लग जाए। उसमें एक खूबसूरत बाग था। अकबी और सामने के हिस्से के लॉन घास से भरे हुए थे। हम अकबी हिस्से की तरफ चल पड़े। अभी ज्यादा दूर ना गए थे कि दूर से मामू मियाँ आते नजर आए। हमें देखकर वो ठिठक गए। अचानक आलिया मेरे बिल्कुल करीब आ गई। उसने मेरे बाजू में बाजू डाल लिया और मुझसे बिल्कुल चिपक गई और फिर आहिस्ता से बोली, चलते रहो, रुको मत। आलिया साहिबा, मैंने घुटे घुटे लहजे में कहा। अरे फिक्र मत करो, चलते रहो। मामू मियाँ का एक सिर खून जरूर खुश्क हो जाएगा। आपको नहीं मालूम इनकी हरकतें। मैं उसके साथ कदम बढ़ाने लगा। मामू मियाँ को जैसे सांप सूंघ गया, खड़े हुए हमें घूर रहे थे और आलिया के चेहरे से यूं लग रहा था जैसे कोई उसे गुदगुदी कर रहा हो। वक्त आ गया, खुदा की कसम बदला ले लिया मैंने मामू मियाँ से। वो कैसे? लंबी दास्तान है। मामू मियाँ ने खुद तो शादी नहीं की, कोई औलाद नहीं है उनकी।
एक अहमक आजम को गोद ले लिया था किसी जमाने में। नाम उस हीरे का महमूद अली है। ये बांग का छबीला जवान, लखनऊ की तारीख का मुंह बोलता शाहकार, मामू मियाँ की आंख का तारा, उनकी निगाह में वक्त का वाहिद शाहकार। सो मामू मियाँ महमूद अली के मुस्तकबिल का फैसला कर चुके हैं। उनका ख्याल है कि मुझसे उस खच्चर की शादी कर दी जाए, जिंदगी संवर जाएगी बेचारे की। दबी जुबान से डैडी से भी तज़किरा कर चुके हैं। डैडी बेचारे मुरव्वत के मारे खामोश हो जाते हैं। किसी दिन बोले तो ऐसे बोलेंगे कि मामू मियाँ को तारे नजर आ जाएंगे। क्या आपके डैडी मामू मियाँ की बात नहीं मानेंगे? ना जाने क्यों मैंने सवाल किया। कोई अकल की बात है, और फिर मैं उस भांड से शादी क्यों करूंगी? आलिया ने कहा। मैंने नहीं देखा उन्हें। मिलाऊंगी, अभी तो आपको बहुत से लोगों से मिलाना है। वैसे ये महमूद मियाँ बड़े मजे की चीज हैं, बड़े लतीफ हैं उनके। मेरा दिल जीतने की फिक्र में लगे रहते हैं। मैं भी खूब अहमक मनाती हूँ उन्हें। जितनी फिल्में देखते हैं उनके रोमानी डायलॉग याद कर लेती हैं और फिर मेरे सामने दोहराते हैं, लेकिन याददाश्त इतनी खराब है कि वो डायलॉग उलट पलट हो जाती हैं और ना जाने क्या क्या बकवास करने लगते हैं वो। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। मैं किसी वक्त उनसे जरूर मिलूंगा, जरूर, काबिल दीद चीज हैं। एक मर्तबा बड़ा लुत्फ आया। मैं टेनिस खेल रही थी, तकदीर के मारे हमारे पास पहुंच गए। एनी तो भला की शरीर है, फौरन मुझे उकसा दिया और मैंने उन्हें टेनिस खेलने की दावत दे डाली। मेरी दावत थी, कबूल कैसे न करते। टेनिस खेलने आ गए और बस फिर तो लुत्फ आ गया। कमर लचक गई, चुक चली गई और एक हफ्ते बिस्तर पर पड़े रहे। उस दिन के बाद से आज तक टेनिस कोर्ट के सामने से नहीं गुजरे। वह तमाम बातें मुझे बताई जा रही थी जिन्हें मैं नहीं जानता था। मैं एहसास कमतरी का शिकार हो रहा था। बहरहाल मुझे यहाँ कुछ वक्त गुजारना था और ना जाने किस तरह मैं खुद को इस माहौल में जम किए हुए था। काफी देर तक आलिया मेरे साथ रही। उसकी मैयत में मुझे एक अजीब सी लज्जत का एहसास हो रहा था। अपने कमरे में जाकर भी मैं इस एहसास से पीछा न छुड़ा सका। मैं उसकी बातों पर गौर कर रहा था। मैं रीटा का और उसका मुआवजा कर रहा था। वो दोनों लड़कियां जल रही थीं। ना जाने उनकी आंखों में कैसी हैवानियत सी थी। इसके बरक्स आलिया की आंखों में सिर्फ शौक ही थी, शौकी, अपनायत और शराफत। उसका और उन लड़कियों का कोई मुकाबला न था। ना जाने कितनी देर मैं इन ख्यालात में डूबा रहा। फिर नर्स की आवाज ने मुझे चौंका दिया। इंजेक्शन। ओह हाँ, मैं चौंक पड़ा। नर्स खामोशी से मेरे दूसरे बाजू को खोलने लगी और फिर उसने हंसपे मामूली इंजेक्शन मेरे बाजू में लगा दिया। ये इंजेक्शन कब तक लगेंगे मेरे बाजू में? सिर्फ 6 बाकी रह गई हैं और शायद एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके हाथ की ये प्लास्टर भी कट जाएगा। इसके बाद मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा? मैंने सवाल किया। हाँ, और शायद इसके बाद आप यहां से चले भी जाएंगे। नर्स ने अजीब से लहजे में कहा। हाँ, यकीनन, मैंने अफसुर्दगी से कहा। मैं यहाँ मुस्तकिल रहने के लिए तो नहीं आया जी, लेकिन अफसोस आप यहाँ रहने के पाबंद होते जा रही हैं। मैं नहीं समझा, मैंने कहा। मैं आपको समझाना भी नहीं चाहती। हाँ, अगर अकल साथ दे तो खुद समझ लें। क्या मतलब है तुम्हारा? जिस रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं वो रास्ता सिर्फ ना तजुर्बेकारी का रास्ता है। आपकी उम्र इतनी नहीं है कि आपका तजुर्बा भी वसी हो। मैं आपकी नर्स हूँ, आपकी खिदमत गुजार हूँ। मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि उस वक्त तक जब तक कि आप बीमार हैं और उस वक्त तक जब तक डॉक्टर ने मुझे आपकी खिदमत के लिए मामूर किया है, आपकी खिदमत अंजाम देती रहूं। लेकिन बस सब चीजें कारोबारी नहीं होती, इंसानी हमदर्दी भी कोई चीज होती है। मैं आपके बारे में यहाँ दबी दबी चहमगोइयां सुन रही हूँ और मुझे खदशा है कि आप यहाँ से जाते हुए कहीं अपनी जिंदगी बर्बाद न कर बैठे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नर्स, बराहे करम जरा मुझे साफ और सादा अल्फाज में समझाओ, तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने पूछा। देखिए जनाब, आपको यहाँ नवीद के नाम से पुकारा जाता है। मैं खुद भी आपका असल नाम नहीं जानती और मैं ये भी नहीं जानती कि आपकी याददाश्त आपको धोखा दे रही है या नहीं। सारे मामलात में आप सही दिमाग हैं, सिर्फ अपना नाम भूले हुए हैं और अपना माजी। मैं बेशुमार मरीजों के साथ वक्त गुजारती रहती हूँ। उनकी खिदमत और तीमारदारी मेरा फर्ज है। मुमकिन है डॉक्टर साहब इस बात पर तवज्जो नहीं दे रहे हूँ, लेकिन मेरी सारी तवज्जो चूंकि आप पर मरकूज है, इसलिए मैं अपने तजुर्बे से ये बात कह सकती हूँ कि आपकी याददाश्त बिल्कुल दुरुस्त है। आप खुद को छुपा रही हैं किसी खास मकसद के तहत, और वो मकसद मैं नहीं जानती और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये आपके ज़ाती मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ होगा। लेकिन मैं दावे से ये कह सकती हूँ कि आप खोई हुई याददाश्त के मरीज नहीं। आप बिल्कुल ठीक हैं। आप किस लिए अपने आप को छुपा रही हैं ये आप जानते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप आलिया से मोहब्बत करते हैं तो यह आपकी भूल है। आलिया आपकी दस्तरस से दूर होगी, वो आपके साथ मुंसलिक नहीं हो सकती। शेख शहाबुद्दीन इतने दौलतमंद हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उनकी दौलत चारों तरफ बिखरी हुई है। वो कभी ऐसे शख्स को दामाद नहीं बनाएंगे जिनके बारे में उन्हें कुछ भी मालूम ना हो। आप क्यों अपने आप को जाया कर रही हैं? मेरी ख्वाहिश है कि आप आलिया में दिलचस्पी ना लें। नर्स, ये तुम कैसे कह सकती हो कि मैं आलिया में दिलचस्पी ले रहा हूँ?
मुमकिन है आपको खुद भी ये अंदाजा ना हो, लेकिन मेरी तजुर्बेकार निगाहें इस बात को झुठला नहीं सकती। चहमगोइयाँ क्या हो रही हैं मेरे बारे में? ये एक बुजुर्ग हैं जो लोगों को आपके खिलाफ उकसाते फिर रही हैं और मामू मियाँ कहलाती हैं। कहने लगे शहाबुद्दीन तो आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, अजनबी लोगों को घर में इस तरह घुसा रखा है। आलिया तो उसके पीछे पीछे लगी रहती है, कहीं शहाबुद्दीन को सर पर हाथ रखकर न रोना पड़े। बाहर तौर नर्स, अगर लोग ये बातें करते हैं तो करते रहें, मैं क्या कर सकता हूँ इस सिलसिले में। मेरा ये प्लास्टर कट जाए, मैं ठीक हो जाऊं तो मैं खुद यहां से चला जाऊंगा, मैंने कहा। और नर्स हमदर्दाना निगाहों से मुझे देखने लगी। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती, क्योंकि इतने दिनों की रफाकत सिर्फ यही तसव्वुर नहीं बख्शती कि मुझे आपकी खिदमत का सिला मिल जाएगा। इंसान की इंसान से हमदर्दी भी कोई हैसियत रखती है। आप ठीक कहती हैं नर्स, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैंने जवाब दिया। और नर्स मेरी शक्ल देखने लगी, फिर आहिस्ता से बोली, मुझे भी अपने बारे में नहीं बताओगे क्या? यही कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों आ गए हो? नर्स, आपको इल्म है कि मैं यहाँ बेहोशी के आलम में आया हूँ, खुद से नहीं आया। आप यकीन करें, इस इमारत में दाखिल होने से मेरा कोई खास मकसद नहीं था, बस तकदीर मुझे यहाँ ले आई। आपका अपना तो कोई घर होगा? नहीं, कोई घर नहीं है मेरा। इस रुए जमीन पर मेरा कोई नहीं है, एक लावारिस इंसान हूँ। लेकिन तुम यकीन कर लो नर्स, यहाँ तक मैं इत्तफाकात के हाथों पहुंचा हूँ। इस हवेली में मैं किसी खास इरादे से दाखिल नहीं हुआ। यकीन करो, मैं भी तुम्हें बुरा इंसान नहीं समझती। शुक्रिया नर्स, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी को कोई रोग ना लगा लेना। ठीक है, शुक्रिया। नर्स ने इससे ज्यादा कुछ न कहा और उसके जाने के बाद मैं खुद पर गौर करने लगा। दर हकीकत यहाँ के ऐशो आराम में मैं खुद को भूलना चाहता था। मैं इस इमारत में कैसे रह सकता हूँ? अगर मैं इन लोगों को अपनी असलियत बता दूं तो क्या हो मेरे साथ? पुलिस के हवाले कर दिया जाऊं? एक मिनट ना रखें ये लोग मुझे, कोई भी मेरी बात ना सुने। और क्या मैं तवील अरसा तक यहाँ छुपा रह सकता हूँ? नामुमकिन है। थोड़े ही दिन के बाद लोग महसूस करने लगेंगे कि मैं फरेब कर रहा हूँ और यहाँ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ। शेख शहाबुद्दीन शरीफ आदमी है, लेकिन फिर वो मामू मियाँ जो मेरी वजह से परेशान हो गई हैं और मुझे ना जाने क्या समझने लगे हैं, वो मेरी खोज जरूर करेंगे। और अगर मेरी हकीकत मालूम हो गई तो मैं इस कोठी से बड़ी बेइज्जती से निकाला जाऊंगा और उस वक्त सब मुझे देखेंगे। उन सबके सामने रुस्वा होने से बेहतर है कि मैं खामोशी से यहां से निकल जाऊं। मेरे बदन में अजीब सी सनसनाहटें होने लगीं। यहां से निकलकर कहाँ जाऊं? मुझे तो कोई रास्ता भी नहीं मालूम। बहरहाल रास्ते तलाश करने पड़ेंगे। इस कोठी में दूसरों के शानों पर बोझ तो नहीं बना जा सकता। ना जाने क्यों नींद आ गई और मैं गहरी नींद सो गया। आंख ना जाने कब खुली। आंख खुली तो शहाबुद्दीन, डॉक्टर और नर्स मेरे नजदीक मौजूद थे। मैंने उठने की कोशिश की तो डॉक्टर बोला, लेटे रहो, कैसी तबीयत है? ठीक हूं। क्या बात हो गई थी? सर में दर्द हुआ था? कोई परेशानी लायक थी जहन को? नहीं, कोई खास बात नहीं। फिर बुखार क्यों हो गया? बुखार? हाँ जरूर, जहन पर शदीद जोर दिया होगा तुमने। किसी ने कोई बात की थी? एक लम्हे के लिए मेरी निगाह नर्स की तरफ उठी और उसने आंखें झुका ली। कोई बात नहीं की किसी ने। बहरहाल बेटे, जहन पर जोर मत दो, परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मुकम्मल इलाज होगा, खुद को खुश रखा करो। नर्स, इन्हें इंजेक्शन दो। यस सर। नर्स ने जवाब दिया और इंजेक्शन तैयार करने लगी। उसने मेरे कूल्हे पर इंजेक्शन लगाया और फिर बाहर चली गई। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर भी शहाबुद्दीन साहब के साथ बाहर निकल गई। तो मुझे बुखार आ गया था। कितने नेक आदमी हैं ये सब। जरा से बुखार पर किस तरह मेरी खबरगिरी हो रही है। हालांकि ऐसे बुखार में गुड़ और नमक के पानी के अलावा मुझे और कुछ नहीं मिलता था। कुछ भी हो, अब यहाँ नहीं रुकूंगा। उन लोगों के जाने के बाद आलिया आ गई, परेशान थी मेरे लिए। आते ही बड़ी अपनाइयत से मेरी पेशानी पर हाथ रखा और फिर छत पर हाथ रखते हुए बोली, खुदा का शुक्र है कि बुखार उतर गया। बुखार था कि क़यामत, इतना तेज बुखार मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या हो गया था तुम्हें? पता नहीं, मैं मुस्कुराते हुए बोला। पता नहीं? मैं कितनी बोर हुई हूं तुम्हें बता नहीं सकती। 2 दिन से परेशान हूं तुम्हारे लिए, शदीद परेशान, बता भी नहीं सकती। नींद भी नहीं आई। 2 दिन से? मैंने मुतहय्यराना अंदाज में पूछा। हाँ, बेहोश जो रहे हो 2 दिन से, पता है या नहीं? आलिया ने कहा और मैं मुतहय्यर रह गया। ये बात मेरे वहम गुमान में भी ना थी कि मैं इतने शदीद बुखार में मुब्तला होकर 2 दिन तक बेहोश रहा हूं। मैंने बेयकीनी से उसे देखते हुए कहा, यकीन करो आलिया, मुझे नहीं मालूम। मैं तो यही समझा कि थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई होगी और अब नींद से जागा हूं। 2 दिन से आप शदीद बुखार में मुब्तला थे। आपको इस बुखार की वजह बताना पड़ेगी। क्या बेहतियाती की थी आपने? कुछ नहीं आलिया, यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया। बहरहाल अब आप ठीक हो जाएं। मैं तो इतनी खुश थी कि आप ठीक हो गई हैं। आपके साथ खूब चहलकदमी की जाएगी, सैरो शिकार का प्रोग्राम बनेगा। पता है मैंने डैडी से क्या बात की थी? क्या? मैंने कहा था डैडी को
हम नवीद के साथ शिकार को चलेंगे और उसी जगह चलेंगे जहां नवीद हमें पहली बार मिले थे। मैंने उनसे कहा था कि डैडी नवीद की याददाश्त वहीं पर वापस आ सकती है। उन्हें ये याद आ जाएगा कि वो इस जंगल में क्यों पहुंचे थे। वैसे नवीद, तुम्हें याद है कि तुम उस जगह क्या कर रहे थे? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा। कोई बात नहीं, तुम जरा सी देर में आजर्दा होने लगते हो। याद आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। अब ये बताओ कैसी तबीयत है? अब तो ठीक हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाओ। अफसोस मैं इस वक्त तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। हमारे अजीज मोहतरम यानी महमूद मियाँ इस वक्त बाहर तशरीफ फरमा है। मुझसे बेशुमार सवालात कर रहे थे आपके बारे में, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आलिया ने कहा और मैं खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा। दफअतन दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई और फिर जिस शख्सियत ने अंदर झांका वो मामू मियाँ थे। आलिया, उन्होंने भारी लहजे में कहा और आलिया चौंक कर सीधी हो गई। जी फरमाइए, मुझे आपसे कुछ काम है बेटे, क्या आप मेरे साथ आएंगी? जी नहीं, मसरूफ हूं इस वक्त, आलिया ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। बहुत जरूरी काम है बेटे, सुन तो लो कम अज कम। मैंने अर्ज कर दिया ना कि मैं मसरूफ हूं, इस वक्त नहीं आ सकती, थोड़ी देर के बाद आऊंगी। और आपको इस तरह यहां नहीं घुसे आना चाहिए था। बाहर जाइए, जाइए बाहर जाइए, आलिया ने कहा और मामू का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने घूरकर मेरी तरफ देखा और बाहर निकल गए। मैं खामोशी से आलिया की शक्ल देखता रहा। आलिया दांत पीसते हुए बोली, ना जाने डैडी ने कैसे कैसे जानवर पाल रखे हैं। मामू मियाँ, खालू मियाँ, फूफा मियाँ, सारे के सारे यहाँ भरे हुए हैं। गुस्सा आ गया तो एक एक को निकाल बाहर करूंगी, फायरिंग कर दूंगी सब पर, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बंदूक है मेरे पास, आलिया ने कहा और मुझे हंसी आ गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आलिया, ये सब आपके अजीज हैं। लानत है ऐसे अजीजों पर जो खाना पीना हराम कर दें। अच्छा, मैं चलती हूँ, देखती हूँ क्या मुसीबत नाजिल हुई है मामू मियाँ पर, आलिया ने कहा और बाहर चली गई। पूरा दिन गुजर गया, मैं ठीक हो गया था। थोड़ी बहुत नकाहत जो थी वो इंजेक्शनों ने ठीक कर दी। नर्स बेचारी मुतवातर मेरी तीमारदारी कर रही थी। मुझे उसके चेहरे में एक मुशफ़िक औरत का रूप नजर आता और उसे देखकर उस्तानी जी याद आती थी, बाहर सूरत। अब मैंने उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया। मैं तकदीर पर शाकिर था और ये सोच रहा था कि अब मुझे किस वक्त यहाँ से निकल जाना चाहिए। हालात कुछ भी हों, हवेली के रास्ते जिस तरफ भी जाते हों, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता था। ये दूसरे दिन की बात है। दोपहर को खाना खाने के बाद मैं वापस अपने कमरे की तरफ आ रहा था कि अजीबुल खलकत शय मेरे नजदीक पहुंच गई। दुबला पतला सा बदन, नाजुक नाजुक से खदोखाल, गोरा रंग, पतली कमर, बड़ा खूबसूरत लिबास पहने हुए मौसूफ मेरे सामने पहुंच गए। मैंने उन्हें देखा और रुक गया। हम आपसे कुछ अर्ज करना चाहते हैं, उन्होंने लचकते हुए कहा। जी? मैं हैरत से उन्हें देखने लगा। जी हाँ, हमें आप ही से कुछ अर्ज करना है। तो कीजिए, मैंने कहा। ऐसे नहीं, तन्हाई में चलिए, मौसूफ मुस्कुराकर बोले। आइए मेरे कमरे में आ जाइए, मैंने जवाब दिया और हजरत मेरे कमरे में आ गए। नर्स मेरे कमरे के बाहर ही मौजूद थी। उसने हमें देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। जाती मामलात में वो मुदाखलत नहीं करती थी। हमें महमूद मियाँ कहते हैं। ओ, आप हैं महमूद साहब? हाँ। कैसे? आलिया तारुफ करा चुकी हैं। अच्छा, क्या कह रही थी? यही कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और शायद आलिया साहिबा के उम्मीदवार भी। हाँ हाँ, ठीक सुना है आपने, बिल्कुल ठीक सुना, हम वही हैं, वही हैं। मगर आप हमारे रकीब हैं, उन्होंने अजीब से अंदाज में कहा। रकीब क्या होता है? मैंने पूछा। ए, ये तो तफसील से हमें भी नहीं मालूम। बाहर सूरत आप हमारे रकीब जरूर हैं, हो सकता है, मैंने जवाब दिया। होना नहीं चाहिए, हम पहले से कोशिश कर रहे हैं। किस सिलसिले में? आलिया का दिल जीतने के सिलसिले में। हम शायद जल्द ही कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आपने हमारा काम बिगाड़ दिया। मुझसे कोई गलती हुई है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन आप हमारे रास्ते से हट जाइए। मैं आपके रास्ते में कहाँ हूँ? हैं? हमें मालूम है, आलिया आपकी तरफ माइल नजर आती है, वो आपसे बातें करती रहती है, आपके साथ ज्यादा वक्त गुजारती हैं। और उसी वक्त नर्स अंदर आ गई। सर, आप इन्हें परेशान न करें, डॉक्टर की हदायत है। हमारे बारे में डॉक्टर साहब ने कोई हदायत नहीं की आपको, हम भी तो बीमार हैं। आप डॉक्टर साहब से बात करें। इनसे बात करने दो सिस्टर, आपको हमारी कसम, हमारे दर्द का इलाज इनके पास है। प्लीज सर, आप इन्हें परेशान न करें। और इन्होंने जो हमें परेशान कर रखा है, ना जाने कहां से आ गए जख्मी होकर। आखिरी अल्फाज महमूद मियाँ ने उंगलियां मरोड़ते हुए कहे थे। कोई बात नहीं है नर्स, मैं इनकी बातों से परेशान नहीं हूं, आप बेफिक्र हैं। जी बेहतर, नर्स ने कहा और वापस चली गई। जी महमूद मियाँ, क्या कह रहे थे आप? हम खुदकुशी कर लेंगे। क्यों? दिल बर्दाश्ता होकर। हम बचपन से आलिया को चाहते हैं, जवानी में हम उसे ना भूल सकेंगे। नहीं महमूद मियाँ, आप खुदकुशी नहीं करेंगे, मैं आपके रास्ते से हट जाऊंगा, मैंने कहा और महमूद मियाँ खुशी से उछल पड़े। अम्मा, वल्लाह सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच।
इंतहाई शरीफ इंसान मालूम होते हो, वल्लाह हमें इल्म ना था। बेशक जितना बुरा भला कहा उसके लिए शर्मसार हैं, शुक्रगुजार हैं हम तुम्हारे। उन्होंने कहा, आपको मेरी कुछ मदद करनी होगी महमूद मियाँ। हाँ हाँ कहो, जरूर कहो। मैं शहर जाना चाहता हूँ। तो जाओ। कैसे जाऊं? मुझे ना तो रास्ते का इल्म है, ना मेरे पास शहर जाने के वसाइल हैं। मुझे बताइए मैं कैसे जाऊं? कौन सी मुश्किल बात है, हम इंतजाम कर देंगे, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मुझे शहर भिजवा दें। वैसे ये जगह शहर से कितनी दूर है तो बहुत दूर। यहाँ से सौलतपुर जाना पड़ता है, वहां से रेल में बैठकर शहर। लेकिन तुम इसकी फिक्र मत करो, ये सारा इंतजाम हम कर देंगे। बेहतर है, मैंने कहा। तो हम जाएं? आपकी मर्जी है। ये उम्मीद रखें कि अब आप आलिया से नहीं मिलेंगे। आलिया अगर खुद मेरे पास आई तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। लेकिन अब आप परेशान ना हो, मैं तो जा ही रहा हूं। हाँ ये भी ठीक है, एक आध बार की कोई बात नहीं है। अच्छा हम चलते हैं। महमूद मियाँ बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद मैं काफी देर तक उनके बारे में सोचता रहा। आलिया भला ऐसे घामड़ को कैसे पसंद कर सकती थी? ये इन लोगों का जाती मामला था, मेरा भला इस मामले से क्या ताल्लुक? उस शाम चाय पर मुझे नहीं बुलाया गया, लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मुलाजमा चाय के बर्तन लिए अंदर आ गई। कई आदमियों की चाय थी। मुलाजमा ट्रॉली धकेलती हुई अंदर आई थी। फिर उसके पीछे पीछे आलिया एक और खूबसूरत लड़की के साथ अंदर दाखिल हो गई। उस लड़की को मैंने पहले नहीं देखा था। शौक सी लड़की थी जिसकी आंखों से शरारत टपकती थी। बताओ ये कौन है? आलिया ने मुझसे पूछा। एनी, मैंने जवाब दिया और लड़की उछल पड़ी। अरे, मेरे बारे में तुमने बहुत कुछ सुन रखा है। क्यों जनाब, आप है कौन? कोई नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा। ये नवीद है एनी। मैंने एनी को आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। ये बस शरारत कर रही है। चलो एनी, चाय बनाओ सबके लिए। बनानी ही पड़ेगी, एनी ने कहा और वो चाय बनाने लगी। एनी भी अभी थोड़ी देर पहले आई है और कुछ मेहमान भी आए हैं इसके साथ। ओह, मैंने आहिस्ता से कहा। एनी ने चाय मेरे सामने रख दी और फिर बैठ गई। तो आप हैं नवीद साहब, अच्छे हैं। आपको पता है ये आलिया आपसे? एनी, आलिया ने उसे घूरा। मोहब्बत नहीं करती, एनी जल्दी से बोली। बोर हो जाती हो बाज़ औक़ात। ये फजूल बकवास कर रही है। नवीद साहब, आप इसकी बात पर यकीन न करें, आलिया ने कहा। समझे आप, इसका मतलब है कि आपसे वाकई मोहब्बत करती है, एनी बोली। एनी, मैं चली जाऊंगी, वरना बकवास बंद करो, आलिया झिल्लाए हुए अंदाज में बोली। अच्छा नवीद साहब, तो ये आपसे कुछ नहीं करती? अब मैं खामोश हुई जाती हूँ। आलिया खामोशी से चाय पीती रही। एनी बार बार मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखने लगती थी। आलिया उसकी शरारतों से तंग आकर उठ गई। रात के खाने पर मुझे भी तलब कर लिया गया। ये खाना लॉन पर था। एक मुलाजमा मुझसे कहने आई कि खाना सबके साथ खाया जाएगा, आप तैयार रहे। मेरी नर्स ने मुझे तैयार किया और फिर मैं खाने के लिए चल पड़ा। लॉन बकाए नूर बना हुआ था। बहुत उम्दा रोशनियां लगाई हुई थीं। वहां दूर तक मेजें बिछी हुई थीं और उनके गिर्द पड़ी हुई कुर्सियों पर लोग बैठे हुए थे। मैं भी एक जगह बैठ गया। शहाबुद्दीन साहब अभी नहीं आए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भी आ गए। उनके साथ 10-12 आदमी थे, जिनमें मामू मियाँ, एनी के वालिद, और दूसरे मेहमान जो उनके साथ आए थे। सबके सब आला दर्जे के सूटों में मलबूस थे। वो सब कुर्सियां घसीट कर बैठ गए और मुलाजमों ने मेज पर खाना लगाना शुरू कर दिया। फिर खाना शुरू हुआ। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। इस तरह खाना खत्म हुआ। खाने की मेज से उठा ही था कि मामू मियाँ मेरे पास आ गए। नवीद, उन्होंने नर्म लहजे में कहा और मैं चौंक कर उन्हें देखने लगा। तुमसे कुछ बात करनी है। जी फरमाइए, मैंने आजिजी से कहा। वो महमूद मियाँ से मुलाकात हुई थी तुम्हारी? जी हाँ। कुछ शहर जाने की बात हुई थी उनसे? जी। तुम वाकई जाना चाहते हो शहर? जी हाँ। कहाँ, किस जगह, कौन है यहाँ तुम्हारा? शायद कोई नहीं, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। ओ, वहां मेरे एक शनासा है, मौलवी जमील, एक यतीम खाने के मतोली हैं। बड़े नेक इंसान है बेचारे। तुम अगर चाहो तो उनके यहाँ क्याम कर सकती हो। मैं तुम्हारी रवानगी का बंदोबस्त कर दूंगा। इस तरह के किसी को कानो कान खबर ना होगी। मैं खुद यहाँ से जाना चाहता हूँ। यकीनन मियाँ, मैं जानता हूँ कि कोई भी इज्जतदार और गैरतमंद शख्स किसी के टुकड़ों पर पड़ा रहना पसंद नहीं करता। और फिर तुम तो शक्ल सूरत से किसी शरीफ आदमी के औलाद मालूम होते हो। बहरहाल, अभी किसी और से इसका तज़किरा मत करना, आलिया से भी नहीं। जी बेहतर। बस बेटे यही कहना था, और यहाँ कोई तकलीफ, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताओ। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कहा। सब लोग लॉन पर चहलकदमी कर रहे थे। कई मेहमान भी इत्तफाक से मेरे सामने से गुजरे। उनमें चौड़े चकले बदन का एक शख्स, जिनके बाल लंबे थे और मूंछें घनी, मेरे सामने से गुजरते हुए ठिठक गया। एक लम्हे के लिए उसकी आंखें खुली रह गईं। वो शशदा रह गया, लेकिन फिर दूसरे लम्हे उसने जल्दी से रुख बदल लिया। मैंने उसकी इस कैफियत को बखूबी नोट किया, लेकिन उसकी शक्ल मेरे लिए अजनबी थी। इससे कबल मैंने उसे कभी नहीं देखा।
फिर वो मुझे देखकर इस तरह हैरान क्यों रह गया था? मेरे जहन में खलिश सी पैदा हो गई। वो लोग आगे बढ़ चुके थे, मामू मियाँ भी जा चुके थे। उस वक्त मैं तन्हा ही खड़ा था। ना जाने कौन है ये शख्स। कहीं चौधरी अलंबरदार खान का कोई जानने वाला तो नहीं है? कोई ऐसी शख्सियत जो किसी तरह मुझे पहचानती हो? मेरे दिल में बेचैनी की लहरें उठी। मैंने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। उस शख्स की आंखें और उसका अंदाज बार बार मेरे दिल में चुभ रहा था। मैंने सोचा कि काश मामू मियाँ फौरन यहां से मेरी वापसी का बंदोबस्त कर देते। किसी तरह मैं इस कोठी से निकल जाता। वो आदमी अगर मेरा शनासा है और चौधरी अलंबरदार की तरह जानता है कि मैं 2 खून कर चुका हूं, तो फिर मेरा राज अब राज ना रह सकेगा। मैं रुसवा होकर इस कोठी से निकाला जाऊंगा। निकाला नहीं जाऊंगा, बल्कि पुलिस को बुलवाकर गिरफ्तार करवाया जाऊंगा। फिर क्या करूंगा? क्या अभी भाग जाऊं यहां से? मुझे फरार हो जाना चाहिए। वाकई मुझे फरार हो जाना चाहिए। मेरे जहन में खतरे की घंटियां बजने लगीं। बमुश्किल तमाम अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। नर्स दरवाजे के बाहर मौजूद थी। मुझे देखकर वो खड़ी हो गई। आपने खाना नहीं खाया? मैंने सवाल किया। जी खा लिया, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। मैंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। नर्स अंदर चली आई। एक इंजेक्शन और ले लीजिए, कल शायद आपका प्लास्टर उतार दिया जाए, नर्स ने कहा। ओह नर्स, मैं इन इंजेक्शनों से तंग आ चुका हूं। बस आखिरी इंजेक्शन है, प्लीज, उसने इल्तिजा अमेज लहजे में कहा और मैं खामोश हो गया। नर्स ने इंजेक्शन लगाया और मैं बिस्तर पर दराज हो गया। मैंने लिबास भी तब्दील नहीं किया था। जहन चीख रहा था। अंदर से आवाजें आ रही थी कि भाग जाओ, खतरा सर पर आ चुका है। उस शख्स की निगाहें किसी तरह भुलाई नहीं जा सकती थी। काफी देर तक मैं इसी तरह पड़ा रहा। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। बाहर नर्स भी शायद सोने के लिए जा चुकी थी। अब मैं अपने कमरे में तन्हा था। मेरे दिल में अजीब अजीब से वसवसे जाग रहे थे। मैंने सोचा कि ख्वामखा मामू मियाँ का इंतजार क्यों करूं? यहां से जाना ही है तो चल पड़ूं। रास्ता कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा। बच्चा तो हूं नहीं कि स्टेशन तलाश ना कर सकूं। यकीनन मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। मैं अपनी जगह से उठकर बैठ गया। फिर दरवाजे के नजदीक आया। दरवाजा खोलकर बाहर झांका। राहदारी सुनसान पड़ी थी, कोई नहीं था। अकबी खिड़की भी मौजूद थी जिसमें सलाखें नहीं थीं। मैं वहां से भी निकल सकता था, लेकिन सीधा रास्ता ही क्यों न इख्तियार किया जाए। खिड़की के रास्ते अगर किसी ने मुझे निकलते देख लिया तो ख्वामखा मशकूक हो जाएगा। वो कमबख्त कौन था? कौन था वो? कई अफराद थे उसके साथ। वो क्यों चौंका था मुझे देखकर? मैं सोचता रहा, लेकिन कोई फैसला न कर पाया। थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर एक बार फिर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी मैंने दरवाजे को हाथ लगाया ही था कि मुझे एक सरसराहट सी सुनाई दी और फिर कोई ठंडी चीज मेरी पेशानी से लगी।